नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 4 द्विघात समीकरण के अंतर्गत हमने द्विघात समीकरण के जो मानक रूप था उसको हमने बहुत ही सरल तरीके से सीखा था। साथ ही अपने प्रश्नावली 4.1 के पहले प्रश्न को हल किया था, जिसमें हमने जो हमारे साथ जो समस्या दी हुई थी उससे हमने ये चेक किया था कि ये जो समस्या जो दी हुई है वो द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है। तो हमने बहुत इसको सरल तरीके से हर प्रश्न को मैंने सॉल्व किया था। तो जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके कक्षा 10 से संबंधित जो कंटिन्यू जो वीडियो बन रहे हैं उनसे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे। और साथ ही बेल आइकन आप प्रेस जरूर कीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन जो होगा वो आपको समय पर मिलेगा और आप कहीं भी वीडियो से वंचित नहीं होंगे। साथ ही एक और निवेदन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और आपके जो साथी हैं दूसरे, उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी इसी तरह से बेनिफिट मिलता रहे। तो आज हम प्रश्नावली 4.1 के दूसरे प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हम कुछ जो समस्या दी हुई है उनसे हम द्विघात समीकरण बनाना सीखेंगे कि किस तरह से जो समस्या दी हुई है या प्रश्न की भाषा दी हुई है उसके आधार पर हम किस तरह से द्विघात समीकरण को बना सकते हैं। चलिए, तो प्रश्नावली 4.1 के दूसरे प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। दूसरा जो प्रश्न दिया वो ये लिखा हुआ है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी यहाँ पर हमारे पास कुछ समस्या दी हुई है, कुछ भाषा लिखी हुई प्रश्न की, उस भाषा के आधार पर हमको इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो जो साथी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूं। वैसे हमने पिछले वीडियो में द्विघात समीकरण के मानक रूप को बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है, फिर भी देखिए द्विघात समीकरण का जो रूप है वो रूप किस रूप में होना चाहिए, यानी जो इसका अधिकतम घात जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, घात 2 होनी चाहिए। तो उसका मानक रूप जो बनेगा समीकरण का वो ये रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी ये इस रूप में हमें ये जो समस्या दी हुई है या जो स्थिति दी हुई है उसको हमें इस रूप में चेंज करके या इसको रूप में बनाकर लिखना है। ठीक है, इसमें ध्यान रखें, आपको पूरा प्रश्न सॉल्व करने की इसमें आवश्यकता नहीं है, केवल हमें समीकरण के रूप में बदलकर छोड़ना है, केवल हमें समीकरण रूप में ही निरूपित करना है। इतना ध्यान रखें, पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। सॉल्व करने वाले जो प्रश्न है वो आपके प्रश्न 4.2 में दिए हुए। ठीक है, तो इस प्रश्न की भाषा को हम समझते हुए इस प्रश्न को अपन हल करने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो इसमें जो बात लिखी वो ये लिखी हुई है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 वर्ग मीटर। ठीक है, यानी कैसा भूखंड दिया हुआ है, आयताकार है। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि आयताकार जो भूखंड है, तो आयताकार जो भूखंड है उसका क्षेत्रफल जो है वो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, हम ज्यामिति सारे ये चीज सीख चुके हैं कि किसी भी आयताकार आकृति का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, हम जानते हैं कि वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो इसी का हम यहाँ यूज करेंगे और इस प्रश्न को हम समीकरण के रूप में बदलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें एक काम करना है कि हमें ये चीज देखनी है कि हमें कौन सी चीज ज्ञात करनी है। तो प्रश्न को हम पूरा एक बार पढ़ लेते हैं कि क्षेत्र की लंबाई जो है मीटर में हमें ज्ञात करनी है, तो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। ठीक है, ये तो एक शर्त दी हुई है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, इसमें हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ये जो प्रश्न जो शुरू होगा इसमें हम सबसे पहले जो हम मानना पड़ेगा, हम किसको मानेंगे, जो हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हम ये मान लेंगे कि आयत की जो लंबाई है वो कितनी होगी और आयत की चौड़ाई कितनी होगी, ये हमें सबसे पहले मानेंगे, तब जाके हमारा ये प्रश्न शुरू होगा। ठीक है, अब इसमें समस्या ये आएगी कि हमें मानना किसको, लंबाई को हम x माने या चौड़ाई को हम x माने। ठीक है, क्योंकि ये अगर हमारे सही दिमाग में अगर बैठ जाएगा तो हमारे प्रश्न कहीं भी गलत नहीं होंगे। तो हम प्रश्न की भाषा को एक बार पुनः पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल तो दिया हुआ है 528। चलो इसको तो हम छोड़ देते हैं कि क्षेत्रफल तो हमें क्षेत्रफल की जगह लिखनी है। हमें जो मेन काम करना है वो हमें लंबाई और चौड़ाई का इसमें अनुपात क्या दिया हुआ है या उसकी क्या सिचुएशन दी हुई वो हमें देखनी है। तो वो ये लिखी हुई है कि क्षेत्र की लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। ठीक है, यानी यहाँ पर हमें तुलना किससे करनी है, लंबाई की तुलना करनी है हमें चौड़ाई से। हमें जो दुगना करना है किसका करना है, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है वो लंबाई है। यानी हमें जिस माननी पड़ेगी, किसको मानेंगे, हम चौड़ाई को मानेंगे। ये ध्यान रखें, किसमें माननी है, मीटर में ही माननी है। तो हम इसको तो मान लेते हैं x मीटर, चौड़ाई को हमने क्या माना, x मीटर। तो अब लंबाई कितनी होगी, तो ये जो भाषा दी हुई इसी को आप वापस एक बार दोबारा पढ़े कि क्षेत्र की लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से, तो चौड़ाई हमने क्या मानी x, तो x का आप दुगना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2x, उस दुगने से 1 अधिक है। अब इसमें हम 1 अधिक कर देते हैं इसको, तो लंबाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2x प्लस 1 मीटर।
ठीक है, जब ये हमारी चीज पूरी हो जाएगी तो हम इस समीकरण को बहुत ही जल्दी बना पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, जहां हमें आयत का क्षेत्रफल का हम सूत्र जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है। अगर हम लंबाई और चौड़ाई का गुणा करें तो हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। तो यही इसका उपयोग करेंगे। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 528, तो क्षेत्रफल की जगह हम लिख देंगे 528 बराबर लंबाई हमें कितनी मानी है, लंबाई हमारे पास है 2x + 1। ठीक है, ये तो हो गई लंबाई, और गुणा है चौड़ाई हमने क्या मानी है x, तो ये x हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सिंपल सा सॉल्व कर देते हैं, x का हम गुणा कर देते हैं दोनों जगह। देखिए ये है 528 बराबर, पहले x का गुणा हमने 2x से कर दिया, क्या हो जाएगा 2x⁻2 प्लस x का गुणा 1 से किया तो हमें मिल गया x। ठीक है, तो हमारे पास देखिए 3 पद हमें मिल चुके हैं, लेकिन हमारा पैटर्न जो है वो हमारे ये होना चाहिए, पहले x² होना चाहिए, फिर x होना चाहिए, फिर अचर पद होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 2 पद तो उधर ही है, तो ये जो अचर पद है इसका भी हम पक्षांतर करके उस तरफ लिख देते हैं। यहाँ क्या बचेगा 0। तो ये जो समीकरण बन जाएगा 2x² + x, ये 528 जो प्लस के हैं हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएंगे -528। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा व्यवस्थित लिख देते हैं, इस पक्ष को इस तरफ लिख दें, इसको इस तरफ लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास जो एक समीकरण बन जाएगा वो बन जाएगा 2x² + x -528 बराबर 0। तो ये हमारे एक समीकरण का रूप हमें प्राप्त हो जाएगा। बस हमें इतना सा ही काम करना है, केवल इसे हमें समीकरण रूप में ही बदलना है। अगर आप यहाँ तक भी लिख के अगर छोड़ देंगे तो आपका प्रश्न सही होगा, कहीं गलत होने की आवश्यकता नहीं है। तो आप यही ना डरे कि इसको हम पक्षांतर करना जरूरी है, या मैं पक्षांतर नहीं कर रहा हूँ, आप ध्यान रखें हमने दोनों ही पक्षों को केवल इंटरचेंज किया है। ठीक है, तो आप अगर सीधा भी इसको अगर लिखेंगे तो भी आपके आंसर को सही माना जाएगा और ये द्विघात समीकरण का रूप हो जाएगा। इसी के दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रश्न दिया वो ये दिया हुआ है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। यानी क्या ज्ञात करना है, हमें इसमें 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, और धनात्मक पूर्णांक भी कैसे होने चाहिए, क्रमागत का अर्थ क्या होता है, क्रम से आने वाले। जैसे एक धनात्मक पूर्णांक मान लिया अगर 2 लिखा हुआ है तो उसका क्रमागत अगला धनात्मक पूर्णांक कौन सा आएगा, 3 आएगा, और 3 से अगला पूर्णांक कौन सा आएगा, 4। ठीक है, हमें कितने केवल 2 ही बताने हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम जैसे एक धनात्मक पूर्णांक जो भी होगा तो उसका अगला धनात्मक पूर्णांक कैसे आएगा, अगर हम उसमें 1 प्लस कर दें तो हमें अगला पूर्णांक मिल जाएगा। तो इसी को देखकर हमें ये मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, धनात्मक पूर्णांक को मान लेंगे। हम ये मानेंगे कि माना धनात्मक पूर्णांक जो है, कितने मानने, हमें 2 पूर्णांक मानने। तो हम ये मानेंगे, जैसे पहला पूर्णांक तो हम मान लेते हैं x, पहला पूर्णांक तो क्या मान लिया हमने x, तो दूसरा कितना होगा, उससे 1 अधिक होगा, यानी दूसरा जो पूर्णांक हो जाएगा वो हो जाएगा x + 1। ठीक है, ये 2 धनात्मक पूर्णांक हमने मान लिए, x और दूसरा क्या हो गया x + 1। ठीक है, अब हम इसको करते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार जैसे उसमें भाषा लिखी है उसके अनुसार उसको सॉल्व करते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल का अर्थ है दोनों का गुणा करना है। यानी ये x है और दूसरा जो पूर्णांक है वो क्या है, x + 1, दोनों का गुणनफल कितना आना चाहिए, 306। अगर दोनों का गुणा करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, 306 मिलना चाहिए। तो इसको आप गुणा कर दीजिए, x का पहले x से गुणा कर दिया, क्या हो जाएगा x⁻2 प्लस x का गुणा 1 से कर दिया, हमें मिल गया x बराबर क्या है 306। ठीक है, इस 306 का भी पक्षांतर कर देते हैं और हमें एक द्विघात समीकरण मिल जाता है। ठीक है, 306 प्लस के हैं तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 306 हो जाएंगे, बराबर भी क्या बच गया 0। और ये हमें बहुत ही सिंपल सा 3 स्टेप में ही हमें एक द्विघात समीकरण का रूप प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब इस प्रश्न में ध्यान रखा, आपको ये लिखा हुआ जरूर है कि हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, लेकिन आपको सच में इनके आंसर आपको प्राप्त नहीं करने हैं, केवल ये लिखना है इनको अगर ज्ञात करना है तो हम कौन सी विधि से ज्ञात कर सकते हैं, हम इनको क्या मानेंगे, केवल इतना ही करके आपको समीकरण रूप में बनाकर छोड़ना है। इसी का तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो प्रश्न दिया वो ये लिखा हुआ है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल जो है वो अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस प्रश्न में सबसे पहले हम ये देखेंगे हमें ज्ञात क्या करना है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हम यही मान लेते हैं कि रोहन की वर्तमान आयु जो है वो कितनी होगी। ठीक है, तो रोहन की वर्तमान आयु हमें सबसे पहले माननी पड़ेगी। तो हम ये मान लेते हैं कि रोहन की वर्तमान आयु जो है वो कितने वर्ष है, x वर्ष। ठीक है, ये मान लिया। अब इस प्रश्न को अपन दोबारा पढ़ते हैं कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो अगर रोहन की आयु अगर वर्तमान में x वर्ष है तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी,
ये भी हम इससे ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अगर रोहन की आयु है x वर्ष तो उसकी माँ उससे कितने 26 साल अधिक है, तो हम इसमें अगर 26 वर्ष और जोड़ दें तो उसकी माँ की आयु हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो हमें पहला काम तो ये करना है कि रोहन की आयु तो हमने मान ली x और रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी x + 26। ठीक है, इतना काम तो हो गया। अब हम इस प्रश्न को आगे पढ़ते हैं कि उनकी आयु का गुणनफल। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि उनकी आयु का गुणनफल तो हमें करना है, यानी गुणा तो करना है, लेकिन हमें इनका गुणा नहीं करना है। आप इसको ध्यान से अपने जहन में उतार लीजिए, क्योंकि हमें गुणनफल जो ज्ञात करना वो किसका करना है, अब से 3 वर्ष पश्चात यानी 3 साल बाद में उनकी जो आयु होगी उनका गुणनफल यहाँ पर ये 360 दिया हुआ है। ये आप अच्छे से ध्यान रखें, नहीं तो आपके ये प्रश्न पूरा गलत हो जाएगा, समीकरण आपसे गलत बनेगा। तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले तो ये आधार इसका कैलकुलेशन करनी है कि 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु क्या होगी। सबसे पहले तो हमें ये सारी गणना करनी पड़ेगी कि 3 वर्ष पश्चात जो है रोहन की आयु कितनी होगी। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर रोहन की आयु वर्तमान में अगर कितनी है, हमने x मानी है, तो 3 वर्ष बाद में क्या होगा, 3 वर्ष बाद में इसके 3 साल और बढ़ जाएंगे। तो अभी उसकी वर्तमान आयु x है, तो 3 वर्ष बाद इसकी जितनी भी आयु है उसमें 3 वर्ष और जुड़ जाएंगे। तो रोहन की आयु तो हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, x + 3 वर्ष। और उसकी माँ की आयु कितनी होगी, माँ की आयु जो है, वर्तमान आयु जो है वो हमें यहाँ ऊपर हमने देखा है कि कितनी है, x + 26। ठीक है, तो अब 3 वर्ष बाद में जब रोहन की आयु बढ़ रही है, उसकी माँ की आयु भी 3 साल जरूर बढ़ेगी। तो इसका अर्थ ये हो गया, उसकी माँ की आयु हो गई x + 29। इतने वर्ष की हो जाएगी दोनों की आयु। ठीक है, तो ये दो हमें आयु प्राप्त हो गई है। अब हमें क्या करना है, इनका गुणनफल करना है। इन दोनों की आयु का अब जब गुणा करेंगे तो वो हमें कितना मिलना चाहिए, 360। तो यहां से हमें समीकरण प्राप्त होगा। तो सबसे पहले तो रोहन की आयु 3 वर्ष बाद कितनी है, x + 3, और उसकी माँ की आयु कितनी है, x + 29 बराबर इनका गुणनफल कितना होना चाहिए, इनका गुणनफल होना चाहिए 360। तो यहाँ हम लिख देते हैं 360। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दो कोष्ठकों को हमें सॉल्व करना है। तो जो साथी पहले से चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है, तो उसमें हमने ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को हल किया है जहाँ पर हमने दो ब्रैकेट जब दिए हुए हो तो उनका हम गुणा कैसे करते हैं, तो उनका गुणा बहुत ही सरल तरीके से सिखाया है। तो जो साथी उससे वंचित हो गए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम इसका गुणा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का गुणा हम करेंगे x + 29 से। सबसे पहले हमने x का गुणा कर दिया x + 29 से, और दूसरा काम हमें करना है वापस 3 का गुणा भी x + 29 से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें थोड़ा समीकरण और विस्तृत मिल जाएगा। सबसे पहले x का गुणा x से कर दिया, हमें क्या मिला, x² प्लस x का 29 से कर दिया 29x, यहाँ 3 का x से कर दिया, हमें मिल गया 3x, और 3 का गुणा 29 से कर दीजिए, 9 × 27, हासिल के 2 हो गए, 3 दूनी 6 और 2 कितने हो गए, 8, 87 मिल गए, बराबर हो गया 360। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 360 का भी पक्षांतर कर देंगे, और यहाँ हम ये देखें x² तो हमारे पास एक ही है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 29x और ये है 3x, तो कितने हो गए कुल मिलाकर, 29 और 3 को जोड़ दिया 32x हो गए, प्लस यहाँ है 87, 360 का भी पक्षांतर कर दिया, तो यहाँ प्लस के दिए तो यहाँ हो जाएंगे माइनस के 360, बराबर क्या हो गया, 0। चलिए अब इस समीकरण को हम अंतिम रूप दे देते हैं। तो x² + 32x, अब यहाँ पर प्लस के तो हमारे पास है 87 और माइनस के कितने हैं 360, तो ज्यादा किसके हमारे पास, माइनस के ज्यादा है। तो हम ये पता लगाएंगे कि हमारे पास कितने ज्यादा है, यानी 360 में से हम 87 कम कर दीजिए तो हमें मालूम पड़ जाएगा। देखिए 360 माइनस का है तो आंसर हो जाएंगे वो किसके आएंगे हमारे पास, माइनस के। ठीक है, तो 0 में से 7 माइनस नहीं होते, 10 में से 7 माइनस कर दिए, 3 बच गए। यहाँ कितने हो गए, 5, यहाँ से हासिल हो गए 15 हो गए, 15 में से 8 गए 7, और यहाँ बच गए 2। अब ये निशान कौन सा आएगा, हमारे पास माइनस के ज्यादा है, तो यहाँ माइनस के 273 बचेंगे। तो ये जो है आंसर यहाँ क्या मिलेगा हमें, माइनस के 273 बराबर 0। तो ये हमें एक द्विघात समीकरण का रूप यहाँ से प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नावली 4.1 के दूसरे के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अंतिम जो प्रश्न दिया वो ये दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले ज्ञात क्या करना है, तो सबसे पहले हम उसी को मान लेते हैं। हमें ये मानना है क्या ज्ञात करने में, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो चाल कितनी है,
हम उसको x के रूप में मान लेते हैं कि उसकी जो चाल है वो है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हमने सबसे पहले तो मान ली चाल। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हम ये देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है कि दूरी कितनी दी हुई है। दूरी तो बिल्कुल समान रूप से दी हुई है कि दूरी कितनी तय करनी है, हमें 480 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो ये तो फिक्स है। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि इस एक्स जो चाल दी हुई, इस चाल से अगर इस दूरी को अगर तय करें तो हमें कितना समय लगेगा। सबसे पहले तो हम ये ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम समय कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमारे दिमाग में फॉर्मूला होना चाहिए कि जब दूरी को हम चाल से अगर भाग देंगे तो हमें समय ज्ञात होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पहला जो समय है, जब इसकी चाल कितनी है, हमने ये मानी उसकी चाल एक्स है, तब तो उसको कितना समय लगेगा। तो दूरी तो है 480 किलोमीटर और चाल कितनी है उसकी, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो समय है इसको इतने घंटे का समय लगेगा। अब ये हमें पता तो नहीं है कि कितने घंटे लग रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसी प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। अब ये है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, अब देखिए चाल बदल रही है, तो नई जो चाल है वो चाल कितनी हो जाएगी। पहले जो चाल वो हमने क्या मानी थी, x मानी थी, तब x से 8 घंटे हम 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल इसको हम कम कर देते हैं। तो पहले जो चाल है वो तो हमारे पास कितनी है, x। ठीक है, इस x में से हम 8 जो चाल है उसकी हम कम कर देते हैं, तो नई जो चाल हो जाएगी वो हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये नई चाल होगी। तो इस चाल के हिसाब से अब हमें समय कितना लगेगा, तो दूसरा जो समय है उसको हम t2 लिख देते हैं। तो दूरी तो देखिए वो की वो है, कितनी है 480 किलोमीटर, तो दूरी तो हम वही लिख देंगे 480। और चाल कितनी लिखेंगे, हम पहले x लिखा था, लेकिन अब हमें चाल जो है नई चाल कितनी है हमारी, x माइनस 8। अब हमें जो समय लगेगा वो लगेगा 480 बट्टा x माइनस 8 घंटे। ठीक है, यहाँ तक तो सवाल पूरा हो गया, लेकिन इससे हमें कहीं भी द्विघात समीकरण प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रश्न को आगे जब पढ़ेंगे ये लिखा हुआ है कि ये इसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का समय अधिक लग रहा है। यानी ये जो दोनों समय दिए हुए हैं, पहले जो समय लगता था और बाद में जो समय लग रहा है, इन दोनों समय का अंतर कितना है, 3 घंटे अब अधिक लगते हैं। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि अपने एग्जाम्पल समझे, जैसे मान लो पहले अगर 8 घंटे लगते थे, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अपन इसको समझते हैं, तो अब जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 11 घंटे। ठीक है, यानी पहले जो समय है तो अब हम इसमें करना क्या है, यानी पहले जो समय लगता था वो लगता था t1 और अब कितना समय लगता है, t2। ठीक है, यानी दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 3 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। यानी दोनों समय का अंतर कितना होना चाहिए, 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। यानी अब जो समय जो ज्यादा लग रहा है वो कब लग रहा है, बाद में समय अधिक लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो बाद वाला जो समय है उसमें से अगर हम पहले वाले समय को घटाएं तो हमें कितना अंतर मिलना चाहिए, 3 घंटे का अंतर मिलना चाहिए। तो हम इस समीकरण को इस रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले t2 हमारे पास कौन सा है समय, तो इस t2 की जगह तो हम लिख देंगे कितना है, 480 बट्टा x माइनस 8। ठीक है, ये तो हो गया कौन सा समय, बाद वाला समय। और पहले समय कितना लगता था, वो है 480 बट्टा x। ठीक है, बराबर दिया हुआ है 3। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व कैसे करेंगे, इनका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम x माइनस 8 और x दोनों का हम ले लेते हैं एलसीएम, तो दोनों ही हमें लेने पड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, वही क्रिया जैसे हम सामान्य करते हैं, x माइनस 8 का हम इसमें भाग देंगे, तो x माइनस 8 से x माइनस 8 कट हो जाएंगे, शेष क्या बचेगा x का गुणा हम करेंगे किससे, 480 से। तो x का गुणा 480 से करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 480x। ठीक है, ये तो हो गया एक का। और हमें क्या करना है, यहाँ पर x का भाग दिया हमने किसमें, x में, यहाँ दे दिया भाग, तो x से x कट हो गया, क्या बचेगा हमारे पास x माइनस 8। इस x माइनस 8 का हमें माइनस 480 से गुणा करना है। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि जब माइनस का गुणा करेंगे तो हमें थोड़ा सा इसमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो हमारे आंसर कैसे आ जाएंगे, गलत आ जाएंगे। चलिए अब इसका हम गुणा कर देते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, यहाँ लिख देते हैं। चलिए, पहला तो है हमारे पास 480x, फिर हमें माइनस 480 का पहले x से गुणा कर दिया, हमें मिल जाएंगे माइनस के 480x। उसके बाद में माइनस 480 का माइनस 8 से गुणा करेंगे, तो देखिए पहले तो माइनस का माइनस से गुणा कर दिया, क्या हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब हमें 480 को 8 से गुणा करना है, ये 480 इसका हम 8 से गुणा कर देते हैं,
8 का 0 से कर दिया 0, 8 का 8 से कर दिया 8 का 64, हासिल कितने हो गए 6, 8 चौक 32, 32 और 6 हो गए 38। यानी हमें इसके आंसर मिल गए, कितने मिले हैं, प्लस के मिले हैं 3840। ठीक है, बट्टा अब इनका भी यहाँ हमें गुणा करना पड़ेगा। पहले x से गुणा कर देते हैं, हमें मिल गया x², और x का हमने -8 से कर दिया, हमें मिल जाएंगे -8x। ठीक है, बराबर क्या है 3। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। 480 प्लस के है, 480 माइनस के, ये तो 0 हो गया, और यहाँ हम लिख देते बट्टा 1, और इनका क्या करते हैं साथ ही हम वज्र गुणा भी कर देते हैं। 3 का गुणा तो पहले इनसे कर लीजिए, 3 का x से कर दिया, क्या हो गया 3x² माइनस 3 का -8x से किया, 8 के 24x हो जाएंगे, और बराबर यहाँ पर हमने 1 का इससे गुणा कर दिया, कितने हो गए ये 3840। ठीक है, इसका भी कर दीजिए पक्षांतर, तो हमें मिल जाएंगे 3x² माइनस 24x, और प्लस के हैं यहाँ पक्षांतर करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 3840, बराबर हमें मिल गया 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मुझे थोड़ा सा ये दिख रहा है, तीनों जो संख्या है वो 3 से विभाजित हो रही है पूरी, तो हम इसको 3 से विभाजित कर देंगे तो थोड़ा सा ये सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे 3 से भाग देने पर। ठीक है, अगर आप नहीं भी करेंगे भाग तो ये आपका आंसर वैसे सही माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 से भाग दिया तो ये तो क्या हो जाएगा x² बच जाएगा, यहाँ 3 का भाग दिया 24 में कितनी बार 8x हो जाएंगे, माइनस ये 3840 जो है इसको भी अपन 3 से विभाजित कर लेते हैं। ये जो 3840 है इसको भी अपन किससे विभाजित करना हमें 3 से, 3 एक 3 हो गए 0, अगली संख्या लिख ली हमने 8, 3 2 कितने हो गए 6, पीछे बच गए 2, अगली संख्या हमने लिख दी 4, 8 दिया हो गए 24, और ये जो 0 बचा ये लगा दिया हमने 0, यानी कितने हो गए हमारे पास 1280 बराबर 0। तो ये हमें एक द्विघात समीकरण का रूप मिल जाएगा। तो आशा करूंगा आज के वीडियो में मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको समीकरण जो थे द्विघात समीकरण उनको हम किस तरह से निरूपित कर सकते हैं ये हमने सिखाया। फिर भी अगर आपको इसमें कहीं भी कहीं दिक्कत हुई है या कुछ स्टेप ऐसा है जो आपको शायद समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा तो उसमें आपके छोटी से छोटी समस्या जो होगी, अगर आपको कहीं दिक्कत आई है तो वो उसको सॉल्व कर देंगे। और हम अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथी के साथ शेयर भी करें, ताकि उनको भी इसी तरह से बेनिफिट मिलता रहे। तो अपना अभ्यास जारी रखिए, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार पुनः निवेदन कर दो आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन जो है उसको भी आप प्रेस जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 4.2 को लेकर। अपना अभ्यास जारी रखिए और बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।